हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जगह महफूज होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम दोनों यानी कि स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर पोर्शन को साथ साथ लेके चलेंगे। आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था सुमित सर के द्वारा, और मैंने भी आप लोगों को एक वॉइस नोट भेजा था हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो रीज़न यही है कंप्यूटर्स को इंक्लूड करने में प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस जो अभी फिनिश होने वाला है, जिसमें कुछ एक दो टॉपिक्स रह रहे हैं अभी हमारे, तो आपका कंप्यूटर्स का भी रिवीजन साथ साथ हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप एमसीक्यूज़ का जो काउंट है इसको बढ़ा दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप हज़ारों एमसीक्यूज़ सेम पैटर्न पे करें, इससे बेहतर है कि आप कम ही एमसीक्यूज़ करें लेकिन अलग अलग पैटर्न पे, और जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए हम आपके लिए जो एमसीक्यूज़ लेके आते हैं वो चुन के ले लाते हैं, ताकि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि बार बार हम सेम चीज़ दोहराएं, बल्कि कुछ नई चीज़ें भी सामने आ जाएं। आपको प्रैक्टिस सेट का पता है किस तरह से हम यहाँ पे टेस्ट का, जो हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे टेस्ट रहता है, आपको प्रोसीजर पता है। जो लोग नए जुड़ चुके हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन को दोहराता हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर नोट कीजिए। वीडियो को वापस रिज्यूम करने के बाद मेरे आंसर के साथ आप कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके इतने एमसीक्यूज सही हो चुके हैं। पिछला जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए और देख लीजिए कि आपके कितने एमसीक्यूज में से सही हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इस तरह लाने का मकसद यही है कि साथ साथ हम इन एमसीक्यूज़ का एनालिसिस भी कर सकें। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मीन ऑफ टॉसिंग 5 कॉइन्स इज। आपके पास 5 कॉइन्स है, आपने बताना है इनका मीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 2.5 एंड ऑप्शन डी इज 3.5। ठीक है, इसमें कॉइन्स को क्यों इंक्लूड किया गया है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, ख़ास रीज़न है। बहरहाल आपने उसको ज़्यादा नहीं देखना है, आपने सिर्फ मुझे इसका मीन कैलकुलेट करके देना है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो आप ये ना कहें कि अंजुम सर ने इस तरह के क्वेश्चन ना नहीं कराए हैं हमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि मीन बताना है आपने 5 कॉइन्स का। अगर हम पाँच कॉइन्स को टॉस करते हैं एक साथ तो इनका मीन क्या बनता है, तो वो मुझे आपने बताना है। कैलकुलेट करके जल्दी दीजिए, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। शुभम सर ने आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और वो इस तरह के टॉपिक्स जो है बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाते हैं, और उनका कोई कंपैरिजन है नहीं। देखिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है किसी भी कॉइन की, तो आपको पता है आपके पास दो स्पेस आते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस, या तो आपका हेड आता है या टेल आता है, दो इवेंट्स जनरेट होते हैं। तो हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इट्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, और टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसके बाद आपने क्या करना है, मीन निकालने के लिए। मीन के लिए प्रोसीजर है आपके पास। मीन अगर आपने निकालना होगा तो विच इज इक्वल टू n इंटू पी। ये p रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, और n रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितने कॉइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 5 कॉइन्स है और प्रोबेबिलिटी है हर एक कॉइन की 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीपल करें, 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अपने आंसर के साथ मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डैश डैश फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में कुछ बताया गया है, आपने बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसके साथ मैच होता है। ऑप्शन ए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी, cumulative frequency is always increasing frequency. Option C, it can be both increasing or decreasing depending on more or less than type frequency. हमने more than frequency, less than frequency दोनों पढ़ी है, तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ऑप्शन सी में बता रहा है, ऑप्शन डी में बता रहा है नन ऑफ द अबव। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नोट कीजिएगा। देख लीजिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि क्युमुलेटिव का लिटरल मीनिंग अगर हम देखेंगे, इसका मतलब है ऐड करना, सम अप करना।
तो ऐड करना होता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहे हम मोर देन में जाए या लेस देन में जाए, हमेशा एडअप ही होता है। तो ये हमेशा आपके लिए इंक्रीजिंग ही रहता है। जानबूझकर मैंने ऑप्शन सी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैंने इसको लीडिंग क्वेश्चन बना दिया। लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिया ना ऑलरेडी। तो लीडिंग इसलिए बना दिया ताकि स्टूडेंट का फोकस जो है वो इस तरह जाए। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन डाल देता है ताकि आप बहकावे में आए और इस ऑप्शन को टिक करें, और जो ही आप टिक करते हैं तो फिर वो गलत आंसर निकलता है। और फिर आप रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, जैसे आपने देखा पीए में 120 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डाली गई थी, ठीक है। फिर उसमें खाली एक क्वेश्चन का जो है एक्सेप्ट किया जेकेएसएसबी ने, खाली एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, बाकी सभी क्वेश्चन सही है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहकावे में ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज रेंज, ऑप्शन बी इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ऑप्शन सी इज मीन डेविएशन एंड ऑप्शन डी इज क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसमें से आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एब्सोल्यूट मेजर। इसमें से एब्सोल्यूट मेजर कौन नहीं है? ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर नोट कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज़ है, हालांकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कभी कभी जो है आस पड़ोस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछली बार पीए में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके पास जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा रहता है हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। एब्सोल्यूट मतलब वो सभी वेरिएबल्स या वो सभी क्वांटिटीज़ जिनका हमारे पास यूनिट होता है। ये ग्राम्स में भी हो सकता है, ये मीटर्स में भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर यूनिट रहता है। लेकिन ऐसे क्वांटिटीज़ जिनका यूनिट ही नहीं रहता है, जो यूनिट लेस होते हैं, जैसे आप आप रेशो निकालते हैं, उसमें ऊपर और नीचे का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। परसेंटेज में आपका यूनिट नहीं रहता है। ठीक है, इसी तरह रिलेटिव जब भी आप कोएफिशिएंट्स वगैरह निकालते हैं, चाहे किसी तरह का भी कोएफिशिएंट हो, तो उसमें ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अक्सर जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। एब्सोल्यूट होता है जिनका यूनिट होता है, और रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं रहता, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, ठीक है, कोएफिशिएंट्स है। तो जब भी आप वर्ड कोएफिशिएंट देखें, अक्सर आप उसको देखें और ये आप गेस कर सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें यूनिट नहीं रहते हैं, बल्कि वो रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रहता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट में ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट कैंसिल हो जाता है और ये यूनिट लेस बन जाता है। जो यूनिटलेस बनता है वो एब्सोल्यूट नहीं रहता है, वो रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बन जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। इंडेक्स नंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर। इंडेक्स नंबर्स को हम किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज फिक्स्ड प्राइसेस, ऑप्शन बी इज वेरिएबल प्राइसेस, ऑप्शन सी इज फोरकास्टिंग, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नोट कीजिएगा। देखिए इंडेक्स नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इनके एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। इंडेक्स नंबर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फिक्स्ड नंबर्स के लिए मैंने आपको बताया था, वेरिएबल नंबर प्राइसेस के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यूज़ क्या है इसका, कहाँ पे एक्चुअल इस्तेमाल है इसका, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन क्या है? तो अक्सर बच्चे इसको ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। यूज्ड फॉर, इसकी एप्लीकेशन की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? फोरकास्टिंग में इसकी एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई चीज़ प्रिडिक्ट करना होगा तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अपने आंसर के साथ इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ऑल वैल्यूज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर, द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक ऐसा इंडेक्स नंबर हो जिसमें सभी जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? क्या ऑप्शन ए उसको सिंपल इंडेक्स कहते हैं, या ऑप्शन बी उसको कॉम्प्लेक्स इंडेक्स कहते हैं, ऑप्शन सी क्या उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ऑप्शन डी क्या उसको अनवेटेड इंडेक्स कहते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर नोट कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए।
यहाँ बात चल रही है इक्वल इम्पोर्टेंस की। इक्वल इम्पोर्टेंस का मतलब है यहाँ वेट का कोई मोल नहीं है, ठीक है। यहाँ वेट की कोई बात ही नहीं चल रही है। जब वेट की बात नहीं चल रही है इसका मतलब है हर एक वैल्यू का सेम वेट है, तो सेम वेट मतलब अनवेटेड इंडेक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊँ। सिंपल को आपको पता है कि सिंपल में हम खाली एक वेरिएबल की बात कर रही हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपोजिट इंडेक्स नंबर जिसमें हम एक से ज़ायद वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर में, ठीक है। चलिए ये चीज़ का साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपके 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो कोई मसला नहीं है, आगे आपने रिवीजन और करने हैं। क्वेश्चन 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई। जब आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट स्टेप इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इज चूजिंग द क्लास ऑफ पीपल, ऑप्शन बी इज सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, ऑप्शन सी इज बजट इंक्वायरी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। आपने बताना है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है जब हम सीपीआई को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज चूजिंग द क्लास ऑफ पीपल, ऑप्शन बी इज सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, ऑप्शन सी इज बजट इंक्वायरी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। देखें अब आपने फोकस किस पे करना है, इज नॉट द इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें से इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए चूजिंग द क्लास ऑफ पीपल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, बास्केट जब हम बनाते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। बजट इंक्वायरी, ठीक है, इनकम देखते हैं हम, जिस कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी इनकम देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट सभी है, इसका मतलब इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस, डबल नेगेटिव क्वेश्चंस में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अंजुम सरस एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट, सॉरी 1000 को दो बार गया है, एक न्यूमेरिक में एक बार ये नंबर्स में आ गया, ठीक है। तो इन अंजुम सरस एमसीक्यू टेस्ट इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट्स इज 15। 1000 बच्चों ने एमसीक्यू टेस्ट दिया, उसमें से उन्होंने 20 में से 15 जो है मार्क्स आए हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ। इफ द करेक्ट मार्क्स फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट्स 18, अगर एक बच्चे के 18 मार्क्स आए थे, मिसरेड एज 20, उसको 20 मिसरेड किया था उसने, लेकिन बाद में उसने करेक्ट किया और उसको पता चला कि मेरे 18 ही है, मेरे 20 नहीं है। कैलकुलेट द न्यू करेक्ट मीन, आपने यहाँ पे नया करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एसएसबी में, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, वो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है आपके पास 17.998, ऑप्शन बी है आपके पास 15.998, ऑप्शन सी है आपके पास 18.998 एंड ऑप्शन डी इज 14.998। मैं ज़्यादा इसमें फ़र्क इसलिए नहीं रखता हूँ, मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ इस तरह से, ताकि अगर थोड़ा भी वहाँ पे ऑप्शंस में फ़र्क हो तो आप जो है बिल्कुल सही ऑप्शन को वहाँ पे टिक करके आ जाए। क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया था अगर आपने करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोसीजर है। पहले आप टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने आते हैं, टोटल मार्क्स है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज मार्क्स विच इज इक्वल टू 15, तो आपके पास 15 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। जब आपके पास टोटल मार्क्स आते हैं उसके बाद करेक्ट मीन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये सूरत है कि आपने क्या करना है कैलकुलेट। एक तो आपने टोटल मार्क्स जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 15,000, उसमें से माइनस करना है जो आपके पास इसमें से आपने ऐड करना है जो आपके पास सही मार्क्स है। सही मार्क्स क्या है हमारे पास यहाँ पे अब 18, लेकिन गलत मार्क्स जो हम हमारे पास इनकरेक्ट मार्क्स आए थे उसको माइनस करना है। ये है टोटल मार्क्स, प्लस करना है जो आपके पास सही मार्क्स है, माइनस करना है जो इनकरेक्ट मार्क्स है। ये आपके पास सिंपल प्रोसीजर है। डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, डिवाइडेड बाई 1000,
ठीक है। तो देखें टोटल मार्क्स आपके पास 15,000 है, यहाँ आपके पास +18 है -20 है, +18 -20 कितना हुआ -2। तो 15,000 में से -2 करें आप, तो 15,000 में से -2 करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 14,998। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है आपने, 3 के बाद जो है एक पॉइंट डालना है। तो करेक्ट आंसर इज 14.998 इज द करेक्ट एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में आता है ये मार्क्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है आपके पास, द नंबर ऑफ ऑर्डर 4 क्लासेस व्हेन द नंबर ऑफ गिवन एट्रीब्यूट्स इज 3 आर। ठीक है, आपके पास रिमाइंडर दिया गया है, हो सकता है एग्जाम में भी इस तरह का रिमाइंडर दिया गया हो आपको, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप ऑर्डर। आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, आपने ऑर्डर 4 के क्लासेस बताने हैं, कितने क्लासेस बनते हैं। ऑप्शन ए आपके पास 27, ऑप्शन बी है आपके पास 0, ऑप्शन सी आपके पास 9, ऑप्शन डी है आपके पास 12। फॉर्मूला आपके पास दी गई है, जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और मुझे आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से जिन्होंने पहले से मेरे लेक्चर सीरीज को फॉलो किया है, हालांकि मुझे आई एम डैम श्योर कि सभी ने फॉलो किया होगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आपके लिए 1 मिनट की जो है साइलेंस ज़रूर बनती है। ठीक है, क्योंकि आपने इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना सॉल्व करने का। जाहिर सी बात है, आपके पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं, एट्रीब्यूट्स 3 ही है, आपके पास 4 ऑर्डर के कैसे क्लासेस बन सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी, आपको मैं बता रहा हूं कि 4 ऑर्डर के इसमें कितने होंगे। 4 ऑर्डर के कैसे आएंगे जब आपके पास एट्रीब्यूट्स ही 3 है, तो इसमें 4 ऑर्डर का कोई बनेगा ही नहीं। जितने आपके पास एट्रीब्यूट्स है, हाईएस्ट आपके पास उतने ऑर्डर के आपके पास क्लासेस बन सकते हैं, यानी कि इसमें पॉसिबल है हाईएस्ट ऑर्डर क्लासेस 3 के, इसमें 4 ऑर्डर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर है 0, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने जानबूझकर यहाँ पे दी है ताकि आपका दिमाग इस तरह चला जाए। तो एग्जैक्ट इसका आंसर जो है 0, कि इसमें 4 ऑर्डर के कोई क्लासेस बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 3 ही है, 3 में से हम 4 कैसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो वापस जाए मेरे उस लेक्चर में थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में, वहाँ देखिए किस तरह से हमने इसको वहाँ पे पढ़ाया, आपको किस तरह से आपको बताया है, बिल्कुल अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फॉर द गिवन एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, ए बी इज इक्वल टू 60, ए बी 60 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20, अल्फा बीटा आपके पास दिया गया है, ए बीटा इज इक्वल टू 60, अल्फा बी इज इक्वल टू 30, द काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स इज। आपने एसोसिएशन बताने हैं 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी के बारे, ए एंड बी के बीच में किस तरह की एसोसिएशन है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास लो डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन, ऑप्शन बी है आपके पास मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन, ऑप्शन सी है लो डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन डी है सिग्निफिकेंट नेगेटिव एसोसिएशन। आपने पढ़ा हुआ होता है सब कुछ, लेकिन कभी उधर इधर से जो वो है ना, वो वोकैबुलरी में चेंज करते हैं, इसलिए मैं साथ साथ चाहता हूँ आपकी वोकैबुलरी पे भी काम हो जाए। आप बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर आप जो है पोइट्री का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ये भी कहते हैं कि सर पता नहीं शायद जो है सर दुखी है, इस वजह से पोइट्री सुनाते हैं। देखिए बेटा, पोइट्री से आपकी वोकैबुलरी में निखार आता है, आपकी ज़ुबान में निखार आता है। चाहे आप उर्दू में पोइट्री पढ़े, चाहे आप हिंदी में कविताएं पढ़ें, इससे आपकी जो लैंग्वेज में उसमें निखार आ जाता है। तो जब आप उनको यूटिलाइज करते हैं ना फिर रियल लाइफ में, बिल्कुल आपको बहुत आसानी होती है। चलिए उस तरह नहीं जाते हैं ज़्यादा, आपके पास क्वेश्चन है, आपको दिया गया है क्वेश्चन, आपको पता है कौन सा मेथड यूज़ करना है, और आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए
जब ही जो ही आपने ए बी देखा, अल्फा बीटा देखा, ए बीटा अल्फा बी देखा, आपके जहन में जो है धड़ाधड़ एक ही तरफ जाना चाहिए, वो है यूल्स मेथड। यूल्स कोफिशिएंट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ज़रा याद करें। सिंपल सी फॉर्मूला है, मैंने आपको 1000 बार बताई थी किस तरह से आपने याद रखना है। सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाइड बाई, दोनों को करना है नेगेटिव, अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस क्या करना है हमने, ए को ऐसे रखना है, बी को हमने नेगेटिव करना है, मल्टीप्लाइड बाई, अब ए का उल्टा करना है अल्फा, और बीटा को उल्टा करना है विच इज कॉल्ड बीटा 20, ठीक है। और नीचे सिंपली हमने क्या करना है, इसी क्वांटिटी को हमने प्लस करना है, ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा, दोनों को नेगेटिव करना है, माइनस करना है, ए को ऐसे ही रखना है, बी का नेगेटिव करना है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, बीटा मल्टीप्लाइड बाई ए को ही अब उल्टा करना है अल्फा, और बीटा को वापस करना है बी में। तो ये आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है, नीचे भी यही आएगा लेकिन प्लस करके। क्लियर? चलिए आप देखते हैं, तो ए बी आपके पास क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा क्या है आपके पास 20, माइनस ए बीटा क्या है आपके पास 80, ठीक है, अल्फा बी क्या है आपके पास 30, तो मल्टीप्लाई बाई करेंगे 30, नीचे यही क्वांटिटी आ जाएगी लेकिन प्लस करके, ठीक है। आप देख लीजिए 60 इंटू 20 कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 20 जीरोस 20, 26 कितना हुआ 1 2, ये आ गया ना हमारे पास 1200, माइनस 80 जीरो 30 जीरोस 30, 3 8 जार 24, तो ये आपके पास 2400 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आपके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस आ जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 2400 प्लस 1200, तो वहाँ पे आपके पास 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 1200 माइनस 2400, ये आपके पास कितना बन जाएगा -1200, ठीक है, -1200 नीचे आ जाएगा, प्लस करना होगा नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा आपके पास 3600, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हैं, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 12 1 जार 12, 3 जार 36, तो 1/3 आ गया, -1/3 विच इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 0 -0.33, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये नेगेटिव एसोसिएशन है पॉजिटिव, नेगेटिव तो आपको पहले ही पता चला, ठीक है, क्योंकि माइनस आ गया तो नेगेटिव है, इसका मतलब है ऑप्शन सी गया हमारा, ठीक है। अब आपके पास नेगेटिव में 3 ऑप्शन है, किस तरह से आप इनको जो है अलग करेंगे, इनको कैसे एलिमिनेट करें। देखिए मैंने आपको बताया था ये सीरीज, ये जो है नंबर लाइन याद करें, मैंने आपको बताया था 0 से लेकर अगर 0.25 तक आता है तो इसको हम कहते हैं लो डिग्री एसोसिएशन, ठीक है। जीएसए वालों को ये ज़्यादा अच्छी तरह से आता होगा क्योंकि मैंने उनको कोरिलेशन में भी बताया था। फिर मैंने कहा था 0.25 से 0.75 तक आता है, उसको हम कहते हैं मॉडरेट डिग्री एसोसिएशन। 0.75 से 0.9 तक आता है, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिग्री एसोसिएशन या सफिशिएंट डिग्री एसोसिएशन, ठीक है। अगर 0.9 से 0.1 तक आता है, सॉरी 0.9 से 1 तक आता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू -1 होगा और प्लस साइड में मैक्सिमम हमारा 1 होता है, यहाँ पे ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ अगर 0.9 से 1 तक आता है, इसको हम कहते हैं हाई डिग्री एसोसिएशन। अगर नेगेटिव साइड में हो तो हाई डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन, प्लस साइड में हो तो हाई डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन। अब देख लीजिए आपके पास जो वैल्यू आया है वो आया -0.33, तो ये कहाँ पे फॉल करता है, ये 0.25 से 0.75 के बीच में आता है, तो ये हमारे पास बना मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन। ज़रा देखिए मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन कौन सा ऑप्शन है, बी इज द मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रिनाल्डो कार्ली फॉर द फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड इंडेक्स नंबर फॉर, रिनाल्डो कार्ली आपको पता है जिन्होंने इंडेक्स नंबर की जो है बुनियाद डाली थी, इटालियन एक स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने पहली बार जो इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट किया था। किन 3 चीज़ों को इसने लिया था कंसिडरेशन में ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन ए ऑयल वाइन एंड फ्रूट्स, ऑप्शन बी वीट फ्रूट्स एंड ऑयल, ऑप्शन सी ऑयल वाइन एंड ग्रेन्स, ऑप्शन डी ग्रेन्स शुगर एंड ऑयल, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रिनाल्डो कार्ली ने जो पहली बार इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था, उसने 3 चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया था। वो 3 चीज़ें थे
ऑयल, वाइन एंड ग्रेन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 में से अगर आपके 7 भी सही हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपने अभी और चीज़ों को डिस्कस करना है, और चीज़ों को रिवाइज करना है, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप दिल छोटा ना करें। ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर सेक्शन पे हम मूव करें, मैं आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैंने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था उसके पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, फिर उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि पहले जो 2-4 मिनट है जिसमें सर ने कुछ जनरल बात की थी, दैट दोज आर यूजलेस। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, मैं ये नहीं कि मैं तो खुद को आपका उस्ताद समझता ही नहीं, मैं आपको आपका दोस्त अपने आप को समझता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को इस उस्ताद मानता ही नहीं हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि मैं कोई तुर्रम खान हूँ कि मुझसे पढ़ो, मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है। मैंने आपको बार बार कहा अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे बेहतर पढ़ाता है तो आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इस चीज़ का मैंने कभी जिक्र नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कभी अपने उस्ताद की जो है उसको आप नीचा ना दिखाएं। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी मजहबी किताब, आप किसी भी आइडियोलॉजी को, चाहे वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी क्यों ना हो, उस्ताद को जब तक आप इज्जत ना दोगे तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को जनरलाइज करके नहीं बताता हूँ, मैं स्पेशली कुछ लोगों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ग्लो गुलजार होता है। अगर आपने कुछ सीखना है ना, अगर आप पहले से ही जाएंगे ना, अगर आप मेरे सेशन में पहले से आएंगे, क्या है अंजुम सर का सेशन देखे हैं ऐसे बहुत सारे मिलके शिलके, होगा कुछ सेशन करके आ जाएंगे, पहले ये माइंड सेट लेके जाएंगे ना तो कुछ नहीं सीखेंगे आप। अगर आप इस माइंड सेट से आएंगे कि नहीं आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो, क्योंकि मुझे मेरे पास तो आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज देते हैं, जो दूसरे चैनलों पे जाके या दूसरे जगहों पे जाके किसी कहीं जो है फेसबुक पे, इंस्टा पे, फिर जो है हमारे बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं, तो जो जो हमें बहुत ज़्यादा दुख लगता है। हालांकि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन कभी कभी दुख बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ कहते हैं कि ये लोग जो है हमारी वजह से पैसे कमाते हैं यूट्यूब पे, ये है वो है। देखिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम सब ये कुछ जो है कुछ खोटे पैसों के लिए कर रहे हैं? मैं आपको आज एक बात कैटेगोरिकली कहता हूँ, आई स्वेयर टू माई गॉड, कि मुझे इतने पेड चैनल्स ने अप्रोच किया और मुझे मुंह मांगी रकम देने के लिए वो लोग तैयार थे। और कितना बनता है, कितना रेवेन्यू जनरेट, आपको क्या लगता है यूट्यूब से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? जितने पेड कोचिंग वाले ना महीने की चाय पीते होंगे उतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है हमारा। लेकिन मैंने उस चीज़ को क्यों छोड़ा, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? हालांकि मैंने पेड में पहले पढ़ाया हुआ है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अप्रोच किया, सर आप प्लीज़ पेड में ही पढ़ाए, लेकिन मैंने क्यों छोड़ दिया उसको? रीज़न क्या था? क्योंकि आप लोगों की जो दुआएं हैं, आप लोगों की जो मोहब्बत है, आप लोगों की इज्जत है, उसको मैं करोड़ों जो है करोड़ों में भी नहीं खरीद सकता उस चीज़ को। क्या हुआ जो मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं होगी? क्या हुआ जो मेरे पास जो है पॉर्श लाइफस्टाइल नहीं होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जो सुकून, जो मज़ा मुझे आप लोगों को जो है ना पढ़ाने में मिलता है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। मेरे सामने जो जो आप लोग होते हैं ना, मेरे सामने आप नहीं होते हैं, बल्कि मेरे सामने हज़ारों ऐसे वालिदीन की, हज़ारों ऐसे पेरेंट्स की उम्मीदें रहती हैं, जो मेरी तरह इस तरह देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो संवर जाए। देखिए मैं पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं जो हूँ हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। पर्सनली मैं कैसे हूँ, ठीक है, आप उस चीज़ को ना देखें बल्कि आप प्रोफेशनली देखें। मैं कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सब होने करने के बावजूद जो है आप अगर हमें पैसों में तोल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है। बहरहाल हम इस तरह ज़्यादा नहीं जाएंगे, मकसद एडवाइस करना है, कोई ईगो हर्ट करना नहीं है। हम मूव करेंगे कंप्यूटर सेक्शन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ऑलरेडी कंप्यूटर सेक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया है आई विल डेफिनेटली फील कि आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंस लगे। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है कंप्यूटर सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर? मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर किन को माना जाता है? ऑप्शन ए इज एडा लोलेक, ऑप्शन बी इज ग्रेस हॉल्टर, ऑप्शन सी इज ग्रेटा कैरी,
ऑप्शन डी इज ग्रेस होपर। आपने बताना है मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर कौन है। आपने अपना आंसर नोट किया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर या मदर ऑफ कंप्यूटर जिनको कहा जाता है वो है ग्रेस होपर, ऑप्शन डी, ठीक है। एडा लोवलेक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एडा लोवलेक जो हमारे पास है, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल, शी इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर रादर, ठीक है। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर एक लेडी थी जिसको हम कहते हैं लेडी एडा लोवलेक। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, थीम ऑफ द कंप्यूटर लिटरेसी डे 2020 वाज, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो 2020 में मनाया गया था उसका थीम क्या था। ऑप्शन ए ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ऑप्शन बी डिजिटल लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ऑप्शन सी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 एंड बियॉन्ड। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपने बताना है कि थीम क्या था कंप्यूटर वर्ल्ड लिटरेसी डे 2020 का, ठीक है, जो पिछले साल मनाया गया। अपना आंसर जो है आप नोट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है आपको जो लग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे लेक्चर को फॉलो, शायद पहले ही लेक्चर मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि थीम ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2020 वाज लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 एंड बियॉन्ड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंकर्स एल्गोरिथम आर करेक्ट। आपने बताना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है तो जाकर आप क्लास 4th का पेपर देख लीजिए, और नहीं तो आप जो है जो माइग्रेंट्स का पेपर आया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस भी किए थे, उसमें एल्गोरिथम्स आए थे, इसलिए मैंने इस लेवल तक जो है इसको पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। हमें कोई जो है हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है ही नहीं कि, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम रिस्क ले पाए यहाँ इस जंक्शन पे, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एल्गोरिथम्स में पूछे गए। तो आपने बताना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें से इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो आपके लिए है, इट्स यूज्ड टू फाइंड द सेफ स्टेट टू अवॉइड डेडलॉक। स्टेटमेंट 2 इज it was given by Robert Banker. Statement 3 is it is used by bankers to check their salary. Option 4 is it was given by Digitros. 4 स्टेटमेंट्स आपके पास है, आपने बताना है ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन डी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिए कि सही ऑप्शन कौन सा है इसका। मैंने आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, मैंने आपको बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ाया था, तो पहली बात जो मैंने आपके बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में बताई थी दैट इट वाज गिवन बाय डिजिट्रॉस ने ये पहली बार दिया था। और दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि बैंकर्स एल्गोरिथम में सेफ स्टेट ढूंढते हैं हम ताकि डेडलॉक को अवॉइड कर सकें, तो फर्स्ट भी सही है। इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बैंकर, ये मैंने जानबूझकर इस तरह से डाला हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है वो नाम से ही जाते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट बैंकर कोई नाम नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया। इट इज़ यूज्ड बाय बैंकर्स टू चेक देयर सैलरी, सैलरी चेक करने के लिए ये यूज़ करते हैं, नहीं बल्कि वो ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये यूज़ करते हैं, सैलरी वैलरी का कोई इशू नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, इट्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। Which of the following scheduling algorithms are called unfair scheduling algorithms? आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, जो माइग्रेंट्स का जो क्वेश्चन था, सॉरी पेपर था, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग algorithms इज यूजिंग द क्वांटम टाइम क्वांटम, याद है आपको। तो उसी तरह का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच ऑफ द स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, मैंने आपको सभी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ाए थे, हालांकि हमने उतने डीप नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि इनमें से कौन से एल्गोरिथम ऐसे हैं जो अनफेयर एल्गोरिथम्स है। ऑप्शन ए राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ऑप्शन बी टाइम क्वांटम एल्गोरिथम, ऑप्शन सी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अपना आंसर नोट कीजिए, सही ऑप्शन कौन सा है आपने बताना है, जो अनफेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है।
आंसर नोट किया आपने। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अल्गोरिदम्स है स्केड्यूलिंग अल्गोरिदम्स, उनमें से राउंड रॉबिन अल्गोरिदम जो है उसको फेयर शेड्यूलिंग भी कहते हैं या फेयर शेड्यूलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो राउंड रॉबिन आपका फेयर है। टाइम क्वांटम अल्गोरिदम राउंड रॉबिन को ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपके पास फेयर शेड्यूलिंग हुआ। एक ही अल्गोरिदम को कहते हैं फेयर शेड्यूलिंग अल्गोरिदम विच इज राउंड रॉबिन अल्गोरिदम, और इसी का नाम है टाइम क्वांटम अल्गोरिदम। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इन दो अल्गोरिदम्स को छोड़ के, ये एक ही अल्गोरिदम है राउंड रॉबिन अल्गोरिदम, जिसको हम कभी टाइम क्वांटम अल्गोरिदम भी कहते हैं, ये ही हाँ हमारे पास फेयर शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। और इसके अलावा जो भी हमारे पास अल्गोरिदम्स होंगे वो है अनफेयर शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स। तो अनफेयर शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स इसमें एक ही बचता है, वो है ऑप्शन सी। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज द अनफेयर शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। अगर आपको इन पे दिक्कत आती है तो ज़रूर जाएं, मेरे वीडियोस जो अल्गोरिदम्स पे मैंने दिए हैं उनको मैंने अच्छी तरह से समझाया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाया इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन है। मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम्स टाइप्स भी पढ़ाए हैं, तो आपने बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन है इसमें से। ऑप्शन ए इज डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज विंडोज 9X। ठीक है, अपना आंसर नोट कीजिएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, ठीक है। चलिए देखिए, डॉस तो नहीं है, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, सिंगल टास्किंग है हमारे लिए, और विंडोज़ 9X भी हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है अपने लेक्चर्स में, वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप अपने आंसर के साथ जो है इसको कंपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिनतोश जो हमारे पास है, एप्पल जो हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उनको हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। ऑप्शन ए कैटालिना, ऑप्शन बी बिग सूर, ऑप्शन सी इज मोजावे, ऑप्शन डी इज चीता। ठीक है, अपना आंसर जो है वो नोट कीजिए, लेटेस्ट वर्जन बताना है आपने क्वेश्चन नंबर 16 का, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन। देखिए मैंने आपको बताया था कि चीता जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का, दिस इज द फर्स्ट वर्जन, पहला वर्जन जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का आया था तो वो चीता है। उसके बाद आया था कैटालिना आया था, उसके बाद आया था मोजावे। लेकिन नवंबर 2020 में एक नया वर्जन आया था जिसको हम बिग सूर कहते हैं, ये आया था नवंबर 2020 में, एंड दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि वो समझते हैं कैटालिना और मोजावे है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको अप टू डेट जो है चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द बर्न्ड सर्फेसिस ऑन द ऑप्टिकल डिस्क्स आर कॉल्ड। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको मेमोरी जो है कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाया, और आप देख लीजिए हायरार्की में फिर हमने सभी चीज़ों को जो है उनको फिर हमने एक बार और रिवीजन किया कंप्यूटर हायरार्की में, ठीक है, सॉरी मेमोरी हायरार्की में। आपसे कहा जाता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बर्न्ड सरफेस जो होते हैं ऑप्टिकल डिस्क्स में उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज लैंड, ऑप्शन बी इज एशेज, ऑप्शन सी इज पिट्स, ऑप्शन डी इज बिट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं जो बर्न्ड सरफेस होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क जो है जिनमें डेटा स्टोर होता है, उन्हें हम बर्न्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टेक्निकली, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उन्हें क्या किस नाम से पुकारते हैं, लैंड, एशेज, पिट्स एंड बिट्स। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर को आप टिक कर सकते हैं। मैंने बताया है ये अपने लेक्चर में अच्छी तरह से, बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है क्योंकि JKSSB जो है टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो बर्न्ड सरफेस होती है ऑप्टिकल डिस्क्स में उन्हें हम पिट्स कहते हैं, और जो अनबर्न्ड सरफेस हैं उन्हें हम लैंड कहते हैं। ठीक है, सो बर्न्ड सरफेसेस उनको हम पिट्स कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। आपने बताना है इन मेमोरी डिवाइसेस जो हमारे पास है यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से फास्टेस्ट नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन है, सेकेंडरी मेमोरी कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज
डी रैम, ऑप्शन बी इज़ एस रैम, ऑप्शन सी इज़ एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपने बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फास्टेस्ट नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए आपने अपना आंसर नोट किया। चलिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज है, दोनों ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैंने आपको बताया था कि ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है मानी जाती है एसएसडी, लेकिन आई थी ये बहुत पहले, लेकिन इट इज़ फास्टर देन एचडीडी। जो हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है इससे फास्टर है। दोनों हमारे पास नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरीज है, एचडीडी हो या एसएसडी हो। ये सॉलिड स्टेट में होती है, इसमें कोई मैकेनिकल जो है डिवाइस नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से एसएसडी का जिक्र किया था अपने लेक्चर में। तो फास्टेस्ट जो है इन दोनों में से, तो फास्टेस्ट है आपकी एसएसडी। इसका मैंने यहाँ पे अपने लेक्चर में भी जिक्र किया है, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि एसएसडी जो है अपने कंप्यूटर को पेस अप करने के लिए, अपने कंप्यूटर को तेज़ चलाने के लिए आप एसएसडी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट। एक तो सेकेंडरी मेमोरी भी है और फास्ट भी है और नॉन वोलाटाइल भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है लिनक्स, LYNX, फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र। हमने वेब ब्राउज़र्स का जिक्र किया, वॉज डेवलप्ड बाय। किसने लिनक्स को पहली बार डेवलप किया है? ये पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र होता है। जैसे अभी हमारे पास वेब ब्राउज़र्स होते हैं, उनमें इमेज भी आता है, उनमें एनिमेशंस भी आते हैं, लेकिन इसमें खाली टेक्स्ट दिखता था आपको। किसने इसको पहली बार डेवलप किया था? ऑप्शन ए इज़ मार्क एंडरसन, ऑप्शन बी इज़ एरिक बीना, ऑप्शन सी इज़ थॉमस डिकी, ऑप्शन डी इज़ थॉमस लिनक्स। ठीक है, अपना आंसर जो है आप नोट कीजिए, मैंने बताया हुआ अपने लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, लिनक्स जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है, इसको जो पहली बार डेवलप करने वाले थे वो थे थॉमस डिकी, ठीक है। थॉमस लिनक्स नहीं थे, कोई शख्स ही नहीं है। मार्क एंडरसन और एरिक बीना जो है, इन्होंने पहला जो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जिसे हम मोज़ैक कहते हैं, पहला वेब ब्राउज़र इन दोनों ने डेवलप किया था। लेकिन अगर हम टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र की बात करें, सो इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस डिकी। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हैकर हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम, वो हैकर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है विदाउट योर अथॉरिटी, विद a व्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग द वीकनेस एंड रिवील इट टू द ऑनर। वो आपके सिस्टम में कोई वीकनेसेस ढूंढना चाहता है और फिर वो ओनर को बता देता है, उन चीज़ों का जिक्र ओनर को करता है। उसे हम किस तरह का हैकर कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ वाइट हैकर, ऑप्शन बी इज़ ब्लैक हैकर, ऑप्शन सी इज़ रेड हैकर एंड ऑप्शन डी इज़ ग्रे हैट हैकर। ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, अपना आंसर जो है आप नोट कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था ब्लैक हैट हैकर जो होता है, ब्लैक इसका दिल भी काला होता है, इसको कभी कभी हम क्रैकर भी कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके कंप्यूटर पे जो है आपके डेटा को कैप्चर करता है, उसके बाद आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इसका गर्ज होता है नुकसान पहुंचाना, इसलिए इसको क्रैकर भी कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर, इसका दिल काला होता है, ब्लैक, ठीक है। इसके बाद जो वाइट एंड रेड हैकर्स हैं, ये दोनों अच्छे हैकर्स होते हैं। क्या मतलब अच्छे? क्योंकि इनको हम ही जो है इनको हम अपॉइंट करते हैं कि आप देख लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है तो ये हमें उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्पफुल होते हैं, चाहे वाइट हैकर हो या रेड हैट हैकर हो, इनका हमने ऑलरेडी जिक्र किया। लेकिन ये जो ग्रे हैट हैकर है ना, ये एक अलग टाइप का हैकर है। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट में खामियां ढूंढने लगता है। जब खामियां ढूंढता है, इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसका नुकसान पहुंचाए, बल्कि ये कंपनी को अप्रोच करता है और कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बताया है, आपने बताया बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन इसमें ये लूप होल है, इसमें ये गड़बड़ है, ठीक है। ये उनको बता देता है और फिर कंपनी इसको जो है कंसिडरेशन में लेता है और उस लूप होल को उस प्रोडक्ट में दूर कर देते हैं, ठीक है। इनका भी इंटेंशन सही होता है, लेकिन ये विदाउट अथॉरिटी करते हैं ये काम, ठीक है। तो ग्रे हैट हैकर जो है वो एक ऐसा हैकर है जो वीकनेसेस ढूंढते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में और फिर ओनर को ये चीज़ बता देते हैं।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, 10 फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड 10 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। अगर आपके स्टैटिस्टिक, मुझे लगता है कुछ उन लोगों ने जिनको कंप्यूटर के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे उनको हो सकता है दिक्कत हो। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई मसला नहीं है, अभी टाइम है, आप जो मेरे कंप्यूटर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम जो है का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए यहीं पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा, आस पड़ोस का ख्याल रख लीजिएगा। जो है कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। ठीक है, अगर आप जाएँ मजबूरी हो तो मास्क अप करके जाए और पूरा SOPs को फॉलो करें। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।